नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड की भाषा एवं साहित्य से संबंधित ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस श्रृंखला से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये आपको बताना है। हमें पता होना चाहिए कि हम उत्तराखंड के हैं, तो हमारी साहित्य और भाषाओं के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए, इसमें A 3, B 6, C 9 या D 12 किन्हीं भाषाओं में हमारे उत्तराखंड की भाषा को बांटा गया है। पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया कहने का मतलब है। देखिए दोस्तों, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, अब 3 भागों में अगर विभाजित किया गया है तो कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहाड़ी हिंदी को हमने 3 वर्गों में जो विभाजित किया गया है, यथार्थ पूर्वी हिंदी की बारे में बात करेंगे। पूर्वी हिंदी, मध्य हिंदी और पश्चिमी हिंदी। उत्तराखंड का लगभग जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है या क्षेत्र है, वो मध्य पहाड़ी समूह में ये आता है। और साथ ही जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें, मुख्यतः कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको पुनः, ये पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। अगर मैं बात करूँ जो हम कुमाऊनी और गढ़वाली जो भाषा बोलते हैं, वो मध्य पहाड़ी समूह के अंतर्गत ये आती है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की। पहाड़ी हिंदी का प्रमुख वर्ग है। पहाड़ी हिंदी का प्रमुख वर्ग है क्या है? पूर्वी पहाड़ी या मध्य पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी या ये सभी? देखिए दोस्तों, मैंने अभी इसका आपको उत्तर बताया था। पूर्वी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी ये सभी इसके अंतर्गत ये आती हैं, पहाड़ी हिंदी के प्रमुख वर्गों के अंतर्गत ये आती हैं। अब तीसरा प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी के किस वर्ग के अंतर्गत उत्तराखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र आता है? अब जो पहाड़ी हिंदी के वर्ग के अंतर्गत जो हमारा संपूर्ण उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो वो कौन सा क्षेत्र आता है ये आपको देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था। देखिए, कुमाऊनी और गढ़वाली जैसे उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, जिन मंडलों के अंतर्गत एक तो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके पश्चिमी पहाड़ी या मध्य पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है। मैंने आपसे कहा था कि मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषाओं का समावेशित रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का 4वें नंबर का प्रश्न, मध्य पहाड़ी भाषा समूह के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? ये देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अगर आप ध्यानपूर्वक अगर देख रहे होंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप में ये क्वेश्चन का आंसर पता हो गया। देखिए, A और B दोनों इसके अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को इन चैनल के माध्यम से थोड़ा सी भी हेल्प मिल रही हो, अगर ये श्रृंखला आपको सही लग रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी सब्सक्राइब इसे देख रहे हैं, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। अब इसी कड़ी का 5वें नंबर का प्रश्न की हम बात करेंगे। 5वें नंबर का प्रश्न कहता है, कुमाऊनी का विकास निम्न में से किसे माना जाता है? देखिए, ये जो 4 दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से किसके अंतर्गत कुमाऊनी का विकास निम्न में से किससे माना जाता है? दरद, खस, पैचासी या फिर ये सभी? दोस्तों, अगर इसका सही उत्तर बताऊं तो ये सभी है। ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो कुमाऊनी का विकास दरद, खस, पैसाची और हम यदि प्रकृति जिसे प्राक के बारे में से अगर हम उच्चारण करें
और हिंदी की ही भांति कुमाऊनी का भी विकास सौर सैनी अभ्रंग से इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, ये सभी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर के, निम्न में से कौन कुमाऊनी का विकास सौर सैनी शैली संबंध से मानते हैं, अभ्रंग से मानते हैं? डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, उदय नारायण तिवारी या डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा या उपरोक्त में सभी? देखिए तो 6 नंबर का ये प्रश्न, जो डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल की बात करें या उदय नारायण तिवारी की बात करें, डॉक्टर धर्मेंद्र, ये सभी कुमाऊनी विकास के जो सौर सैनी अभ्रंग है इसके क्या है, इसके ज्ञाता माने जाते हैं। इनके विकास में इन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। अब इसी कड़ी का 7वें नंबर का प्रश्न, 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन मानते हैं कि कुमाऊनी का विकास दरत खस 85 से हुआ है या हुआ था? ठीक है, देखिए जो 7वें नंबर का प्रश्न, देखिए डॉक्टर गिरिफिन, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी या डी शर्मा या उपरोक्त में सभी? ये अगर इसकी बात करें, ये सभी लोगों को इसका क्या मानते हैं, विकास के रूप में इसको मानते हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी का 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखें ये कह रहा है, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर कितनी बोलियों को निर्धारित किया? जो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी हैं, इन्होंने जो कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में बांटकर कितनी बोलियों का यहाँ पर इन्होंने निर्धारण किया, इसके अंतर्गत यह बात अब बताना है। देखिए 10, 12, 14 या 16 कितना इनके द्वारा किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न का सही आंसर दूं तो ये 12 है, जिसमें जो भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने ये उच्चारण या हम बात करें ध्वनि और रूप और रचना के आधार पर क्या किया, कुमाऊनी को 4 वर्गों में इसमें बांटा और इसकी जो प्रमुख 12 इसकी प्रमुख बोलियां का निर्धारण इसके अंतर्गत किया गया। देखिए फिर से दोहरा रहा हूँ, इसके अंतर्गत जो पांडे जी ने जिसका उच्चारण किया, एक तो उच्चारण हो गया, ध्वनि हो गया, तत्व हो गया, रूप हो गया, रचना हो गया, और कुमाऊनी को 4 वर्गों में इन्होंने बांटा। और 4 वर्गों में अगर बांटने के पश्चात जो 12 प्रमुख बोलियां इसके अंतर्गत निर्धारित की गई। ठीक, अब बात करते हैं, इसको सम्मिलित कीजिए। देखिए कुमैया, नैनीताल, सौरियाली, पिथौरागढ़ या परछाई, अल्मोड़ा, खस, परिजिया, दानपुर, ये कौन कौन से किसके अंतर्गत, ये सही क्रम आपको बताना है। देखिए सौरियाली पिथौरागढ़ के अंतर्गत हैं। ठीक है, ये इसका ये सही है। अब बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आपके समक्ष यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6, 12, तो आपको इसमें से सही आंसर को पिकअप करना है। तो दोस्तों हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, तो ये आपकी 5 उपभाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब 11वें नंबर का प्रश्न, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत? देखिए अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी या ये सभी। तो दोस्तों ये सभी बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आती हैं, प्रमुख बोलियां इसके अंतर्गत ये हैं। और 12वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां हैं। जैसे आपने देखा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोल रहे हैं, हरियाणवी, कन्नौजी, बुलंदी, ये सभी। तो आप देखोगे इसका जो सही आंसर है, तो ये भी सभी हैं, इसी जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब 13वें नंबर का प्रश्न, मालवाड़ी, जयपुरी, मेतवाली आदि बोलियां कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है किसके अंतर्गत ये आती है। देखिए राजस्थानी, मारवाड़ी, अगर हम बात करें जयपुरी या मेतवाली ये वाली की बात करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं या ये स्थान हैं, ये राजस्थान के अंतर्गत आती हैं। तो ये राजस्थानी हिंदी के उपभाषा या कहें इसके अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं हैं। ठीक है,
अब 14 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोलियां हैं। अब देखिए, जो भोजपुरी भी क्या बिहारी के अंतर्गत आती है, बिहारी और मगध भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। मैथिली प्रमुख है ये यहाँ की, तो ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब 15 नंबर का प्रश्न, हिंदी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अब पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी ये बोलियां बोली जाती हैं, आती हैं? देखिए, गढ़वाली है या कुमाऊनी है या जौनसारी है या ये सभी। देखिए, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये सभी आती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कुमाऊनी भी रहते हैं, गढ़वाली भी और जौनसारी लोग भी यहाँ रहते हैं, इनका उच्चारण भी ये लोग करते हैं। ठीक है। अब 16 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी पहाड़ी की प्रमुख भाषा नेपाली को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अब ये बात कर रहा है किससे रिलेटेड, जो पूर्वी पहाड़ी की जो प्रमुख भाषा है नेपाली को किस नाम से जाना जाता है? नेपालिन, गोरखियाली, ये राजस्थानी, ये सभी। देखिए दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए गोरखियाली नाम से इसका उच्चारण होता है। अगर आप उत्तराखंड का मध्य आधुनिक काल पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत आप उत्तराखंड में जो गोरखाओं का शासन किस प्रकार से है, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत वर्णित है। ये इसमें भी इसका जिक्र है। ठीक है। अब बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा ये जनपद आता है, ये आपको बताना है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जनपद, देखिए नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा ये सभी कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होने शक संवत 1555 के बोग साड़ी विषयक ताम्रपत्र की भाषा मुख्यतः किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। 18वें नंबर का प्रश्न है, ये गढ़वाली है या संस्कृत है, कुमाऊनी है या इनमें से कोई नहीं? तो ये इसका जो राइट आंसर है आपका ये कुमाऊनी है। ठीक है। अब 19वें नंबर का प्रश्न, मध्यकाल में गुमानी पंथ कवि ने निम्न में से किस बोली को पत्राचार हेतु अपनाया? जो गुमानी पंथ जी थे साहित्य क्षेत्र के काल या मध्यकाल के, तो इन्होंने जो पत्राचार हेतु जो भाषा को इन्होंने अपनाया, गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी या मारवाड़ी, किस भाषा को इनके द्वारा अपनाया गया? तो दोस्तों इन्होंने कुमाऊनी भाषा को ये अपनाया। ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार ने कुमाऊनी बोली में साहित्य रचा? ऐसे साहित्यकार के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है जिसने कुमाऊनी भाषा या बोली को साहित्य के रूप में रचा। गुमानी पंथ हैं या कृष्ण पांडे हैं या चिंतामणि जोशी जी हैं या सभी कौन हैं? देखिए दोस्तों, इन सभी लोगों का योगदान रहा है साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत कुमाऊनी बोली को रचने में। ठीक है। अब 21वें नंबर का प्रश्न बोल रहा है, कुमाऊनी बोली के विकास में निम्न में से किस समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये आपको बताना है। देखिए, पिथौरागढ़ वार्ता, अल्मोड़ा अखबार या ये दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी महत्वता ये रही कुमाऊनी बोली के अंतर्गत अगर देखें तो दोस्तों ये जो प्रमुख रूप से अल्मोड़ा अखबार। ठीक है। अब इसी कड़ी का 22वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, कुमाऊनी भाषी क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया है। अब जो कुमाऊनी बोली या भाषा का प्रयोग जो किया जाता है उसको भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार से विभाजित किया गया है, ये आपको बताना है। अब इसके अंतर्गत देखते हैं तो ये इस प्रकार से रहेगा, पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र या पूर्वी कुमाऊनी क्षेत्र या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इस प्रश्न का अगर मैं सही उत्तर दूं तो ये दोनों है, कुमाऊनी और पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र और पूर्वी कुमाऊनी क्षेत्र, ये दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत समावेशित हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, सही कथन का चुनाव करें। देखिए, आपको ये इस प्रकार से कभी एग्जाम में दिया जाते हैं प्रश्न, तो आपको उसमें से सही शब्द या सही क्वेश्चन का आंसर को चयन करना होता है।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है, राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। यह मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लिविंग लैंग्वेज में गढ़वाल को प्रकृति भाषा का एक रूप माना है। क्या यह सत्य है? इन दोनों में से कौन सी चीज़ सत्य है ये आपको बताना है। देखिए, केवल एक या दो या फिर आपके एक दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये दोनों ही जो कथन दिए गए हैं ये दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। इन दोनों का जिक्र कुमाऊं, गढ़वाल या कहें उत्तराखंड के भाषा के क्षेत्र में किया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा एक और दोनों सही हैं, ठीक है। अब इसी कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष जो प्रश्न रखने जा रहा हूँ चौथे नंबर का, ये है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी भाषी क्षेत्र कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? कुमाई, रोचौबियासी, दनपुरिया या गड़ोई, कौन सी भाषा इसके अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, 24वें नंबर का अगर क्वेश्चन बोलो, कुमाई भाषा इसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न 25वें नंबर का प्रश्न, पश्चिमी कुमाऊनी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां या बोली हैं, कौन सी है? पछाई, दनपुरिया, गंगोई, ये सभी, ये कौन से हैं आपको बताना है। 25वें का सही आंसर दूं तो ये सभी भाषाएं कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं, 26वें नंबर का ये प्रश्न है। 26वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। कुमाई, सौरियाली, सिराली, ये सभी, ये कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, ये सभी भाषा पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में इनका वर्णन मिलता है। और 27वें नंबर का प्रश्न है, पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? अस्कोटी, सौरियाली या गोवई या कुमाई, ये कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है आपको बताना है। 27वें का जो भाषा नहीं बोली जाती है कुमाऊनी क्षेत्र के अंतर्गत, गढ़ गोई भाषा नहीं बोली जाती, ठीक है। अब 28वें नंबर का प्रश्न, अस्कोटी बोली निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? ये पश्चिमी कुमाऊनी या पूर्वी कुमाऊनी या पश्चिमी कुमाऊनी गढ़वाली के अंतर्गत या उपरोक्त सभी? तो ये आपकी का 28वें नंबर का प्रश्न। देखिए, ये पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत ये अस्कोटी बोली बोली जाती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न इसी कड़ी का 29वें नंबर का, चौखिया बोली निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? भोजपुरी, पश्चिमी कुमाऊनी या पश्चिमी गढ़वाली या कुमैया, कौन सी इसके अंतर्गत आएगी? तो दोस्तों, ये पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब 30वें नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है, कुमाऊनी में निम्न में से कौन सी बोली का अधिक प्रभाव दिखाई देता है? कुमाऊं क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है स्वाराधी रूप में, किस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? ब्रज या भोजपुरी या अवधी या खड़ी, किन भाषाओं का इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया? देखिए, अवधी भाषा का प्रयोग कुमाऊनी में निम्नलिखित बोलियों में से उसका सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी कड़ी में 31वें नंबर का प्रश्न, 31वें नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा कुमाऊनी का है? कुमाऊनी का कौन सा युग्म है ये आपको बताना है। इसमें पहला चेला, चवाला या मेला, मयाला या खोली, खायलो या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, 31वें नंबर का ये प्रश्न है, ये सभी उपरोक्त सभी चीज़ें ये सही हैं, ठीक है, ये युग्म। अब इसी संबंध में अगला प्रश्न 32वें नंबर का प्रश्न, चंद्रमा
को कुमाऊनी बोली में क्या कहा जाता है? चंदा, जून दौड़ी या चून चौड़ी, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। 32वें नंबर का ये प्रश्न है। देखिए, जून दौड़ी इसे कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये श्रृंखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट सेक्शन पर अपना सुझाव दें आपको किस प्रकार की ये वीडियो लग रही है। ठीक है। अब 33वें नंबर का प्रश्न, ग्रीसन के भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत सम्मिलित बोली थी, यह आपको बताना है। अब देखिए, कुमाऊनी गढ़वाली या दोनों, कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूं तो ये दोनों है, कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषाओं का इसमें क्या किया, इन समुदाय के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, ये बोली को। ठीक है। अब इसी कड़ी का 34वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषा शास्त्री गढ़वाली की उत्पत्ति सौर सैनी से मानते हैं? डॉक्टर भोला शंकर व्यास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो हैं इनके सौर सैनी मान्यता जो मानते हैं, ये डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी हैं और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब इसी कड़ी का 35वें नंबर का प्रश्न, दर्द या खस से गढ़वाली की उत्पत्ति मानने वाले प्रमुख भाषा शास्त्री हैं? कौन दर्द या खस से गढ़वाली की उत्पत्ति को मानते हैं? प्रमुख भाषा शास्त्री कौन से हैं? देखिए, ज्वालादत्त जोशी हैं या डॉक्टर केशव दत्त हैं या डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी हैं या उपरोक्त सभी, ये सभी लोग ये मानते हैं। तो 35वें का जो राइट आंसर है, तो दोस्तों इसको डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ये मानते हैं भाषा शास्त्री के रूप में। ठीक है। अब निम्न में से कौन भाषा शास्त्री गढ़वाली की उत्पत्ति सौर सैनी से नहीं मानते हैं? अब देखिए, एक रूप में तो जो भाषा शास्त्री के रूप में जो मानते हैं सुनीत कुमार चटर्जी मानते हैं, वहीं भाषा शास्त्री गढ़वाली के अंतर्गत जो सौर सैनी भाषा के अंतर्गत जो नहीं मानते हैं, जो या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं या डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी हैं या सुनीत चटर्जी हैं, उपरोक्त सभी, तो कौन है ये आपको बताना है। देखिए, इसका अगर राइट आंसर बताऊं तो जो नहीं मानते हैं, ठीक है, वो आपके डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। 37वें नंबर का, साइंस ऑफ लैंग्वेज नामक रचना किसकी है? डॉक्टर ग्रीशियन या मैकमूरर या डॉक्टर या बालकृष्ण शास्त्री या डॉक्टर धर्मेंद्र, ये किसके द्वारा ये लिखी गई है, ये आपको बताना है। इस कड़ी का अगर मैं सही आंसर दूं तो दोस्तों आपको ये देखना होगा, इसके अंतर्गत जो 37वें, मैकमूलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्रकृति भाषा का एक रूप माना है। ठीक है। मैकमूलर ये रहे वो शख्स हैं। ठीक है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न, भाषा से संबंधित बनक वंश रचना नामक रचना किसकी है? ठीक है। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या बालकृष्ण शास्त्री या उपरोक्त सभी, ये आपको बताना है। तो इस कड़ी का अगर सही आंसर दूं तो आपको इस प्रकार से है। देखिए, सी आपका बालकृष्ण शास्त्री जी हैं। ठीक है। अब इसको सुमिलित करना है तो इसे आप कर लोगे, देख लीजिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम 40वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है, निम्न में से किसने गढ़वाली को वैदिक संस्कृति के सम्मान बताया है? गुमानी पंत है, चिंतामणि जोशी या लीलाधर जोशी या हरिराम जी। ठीक है। अब किसने ये माना है ये आपको बताना है। देखिए, हरिराम धर्माना ने अपनी पुस्तक जो वेदमाला है उसमें गढ़वाली
और वैदिक संस्कृति शब्दों की एक क्या करें सूची दी है, जिसमें बताया गया है कि गढ़वाली में कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप में किया गया है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। अब 41वें नंबर का प्रश्न है, गढ़वाली बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग है। कितने लोग गढ़वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। देखिए 10 लाख लोग हैं या 20 लाख लोग हैं या 50 लाख लोग हैं, 75 लाख लोग हैं, तो आपको बताना है। देखिए गढ़वाली जो भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो आपके 20 लाख लोग लगभग गढ़वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 42वें नंबर का। 42वें नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, यह कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र गढ़वाली बोली के अंतर्गत आता है। इसमें से 42वें नंबर के प्रश्न, कौन सी भाषा गढ़वाली भाषा बोली के अंतर्गत आता है। देखिए पहाड़ या पौड़ी है, चमोली है या टेहरी है, ये सभी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ये सभी क्षेत्र गढ़वाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब 43 नंबर का प्रश्न है, गढ़वाली बोली के संबंध में असत्य कथन है। अब गढ़वाली भाषा के अंतर्गत कौन सा असत्य कथन है ये आपको बताना है। यह देवनागरी में लिखी गई है, हिंदी लिपि से अलग इसकी कोई लिपि नहीं है, या फिर इस बोली के बोलने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। यह गढ़वाली बोली का क्षेत्र मुख्यतः उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग या मसूरी में है। कौन सा असत्य है इसके अंतर्गत कथन ये बताना है। देखिए जो सी नंबर का जो प्रश्न है, इस बोली के बोलने वालों की जो संख्या है ये 1 लाख से ऊपर है। ठीक है, अब 44वें नंबर का प्रश्न क्या है, राज्य में हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर आदि में मुख्यतः बोले जाने वाली भाषा है। देखिए जो हरिद्वार वाला जो जनपद है, जो उसके अंतर्गत रुड़की है, उधम सिंह नगर है, ये मुख्यतः इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, कौन सी मुख्यतः बोली जाती है भाषा, ये बताना। हिंदी, पंजाबी या ए बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। अगर आप देखोगे 44वें नंबर का, इसका ये सी है। देखिए हिंदी भी बोली जाती है और पंजाबी भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उधम सिंह नगर की क्षेत्र के लिए देखोगे तो यहाँ पर पंजाबी की सिखों की संख्या भी बहुत अधिक है और हिंदी भी यहाँ पर बोली जाती है। ये 2 भाषाओं का यहाँ पर समावेशी रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब 45वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, राज्य में पंजाबी मुख्यतः बोली जाती है। अभी इस प्रश्न का उत्तर देना है, कहाँ पर ये पंजाबी बोली जाती है। जसपुर में बोली जाती है, बाजपुर में बोली जाती है, रुद्रपुर में बोली जाती है, या ये सभी, ये सभी क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्रों में सिखों की संख्या बहुत अधिक है। तो इस क्षेत्रों में पंजाबी मुख्यतः बोली जाती है, क्योंकि ये जो सारी जो क्षेत्र हैं ये एक तरह से फार्मर या क्या है किसान, ये बहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, अब 46वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कह रहा है, राज्य में किस स्थान पर नेपाली भी बोली जाती है। अब नेपाली भाषा का भी प्रयोग किस राज्य के किस स्थान पर किया जाता है, या किस जनपद के अंतर्गत किया जाता है। हरिद्वार में किया जाता है, देहरादून में किया जाता है, ऋषिकेश में किया जाता है, या टिहरी में किया जाता है। तो ये आपको बता। देखिए देहरादून के अंतर्गत आप देखोगे नेपाली भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भोटिया से संबंधित जो जनजातियाँ रहती हैं, या अलग थारू या कोई जो भी हैं, तो थोड़ा सा ये क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पर नेपाली का भी यहाँ पर वर्णन है, नेपाली भाषा का भी ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो राज्य के अंतर्गत जो वो स्थान की यदि बात करें या जनपद की बात करें तो वो देहरादून जनपद है, जहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाती है। नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती हैं। नेपाली में किस भाषा की सभी ध्वनियाँ पाई जाती हैं ये आपको बताना है। अवधी में, खड़ी में, वज्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखो वज्र भाषा में नेपाली की जो सभी ध्वनियाँ इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और 48वें नंबर का प्रश्न, कुमाऊनी की प्रमुख उपबोली है सौका, थारू, बोक्साड़ी या ये सभी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ये सभी इसकी क्या है, उपबोलियाँ हैं कुमाऊनी की। ठीक है, अब
49 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसने कुमाऊनी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, श्री देव सिंह पोखरियाल या मोथरा दत्त मठपाल या ए बी, ये दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान या कहें अपना योगदान कुमाऊनी भाषा के विकास में अपनी भूमिका अदा की ही। अब इसी कड़ी का अंतिमवा प्रश्न, मथुरा दत्त मठपाल ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? ये आपको बता रहा है, या मुँह बोली, या दुब बोली, या दिव्य ज्योति, या हंस, किस भाषा का यहाँ पर इनके द्वारा पत्रिका का अवलोकन किया गया? देखिए, दुध बोली पत्रिका का इनके द्वारा संपादन किया गया। अब यहाँ पर देखना है इसी कड़ी का अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का, गढ़वाली भाषा में हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, गढ़वाली शैली में जब हिंदी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? गढ़वाली भाषा को कब से लिखना प्रारंभ किया गया है, इसका कहने का मतलब ये है, इसको साहित्य के रूप में कब से एक नई पहचान, नई दिशा मिली? 1640 में, 1750 में, 1850 में, या 1950 में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, 1750 में इसको पहचान मिली। ठीक है दोस्तों, आज की श्रृंखला यहीं तक। यदि आप लोगों को यह श्रृंखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ आज से निवेदन है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।